दोस्तों, सोचो एक किसान जो सुबह से शाम तक धूप में जलकर मिट्टी में पसीना बहाकर अपने ज़मीन पर कपास उगाता है। उसके लिए वह सफ़ेद फूल सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि उसके बच्चों की रोटी है, उसके घर का चिराग है, उसके सपनों का सहारा है। क्या सस्ता फॉरेन कॉटन आने से हमारा बाजार गिर जाएगा? क्या इस फैसले के बाद हमारे अपने किसान फिर से मजबूर हो जाएंगे? और क्या यह कदम देश के हित में है या किसानों के लिए एक नई मुसीबत? आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है इंडियन कॉटन की कहानी, किसने शुरू की और कहां से शुरू हुई ये कहानी। नमस्कार, मैं हूं मेघा एंड यू आर वॉचिंग स्टोरीज विथ मेघू। डिस्कवरी ऑफ इंडियन कॉटन। कॉटन का इतिहास 7000 साल पुराना है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करे थे। गुजरात के धोलावीरा और मोहनजोदारो जैसे स्थलों पर कॉटन के कपड़े के पुराने टुकड़े मिले हैं। यह वही समय था जब दुनिया के और हिस्सों में लोग अभी पशु के खाल या रेशों से कपड़े बनाते थे, लेकिन भारत कॉटन से कपड़े बुन रहा था। सोचो, उस वक्त के लोगों ने अपने हाथों से बिजली के बिना, मशीन के बिना कॉटन का कटार कर उसके धागा बनाया और फिर बुनाई करके कपड़ा तैयार किया। यही कपड़ा बाद में दुनिया भर में इंडियन मुस्लिन और कैलिको के नाम से मशहूर हुआ। कॉटन के बीज भारत से इजिप्ट, फिर ग्रीस, रोम और चाइना तक पहुंच गए। इजिप्ट और इंडिया दोनों कॉटन के बड़े केंद्र बन गए। लेकिन दुनिया ने जब इंडियन मुस्लिन और कॉटन के कपड़ों की नरमी और सुंदरता देखी तो सभी देश दीवाने हो गए। एक वक्त था जब बंगाल के मुस्लिन इतने मुलायम होते थे कि कहते हैं एक साड़ी को एक माचिस के डिब्बे में रखा जा सकता है। 17 से 18 सेंचुरी तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर था। यूरोप के लोग इंडियन कॉटन को लग्जरी समझते थे, सॉफ्ट, ड्यूरेबल और ब्यूटीफुल डिज़ाइन। लेकिन ब्रिटिश ने देखा कि अगर यह इंडियन कपड़े यूरोप में बिकते रहे तो उनकी मैनचेस्टर मिल बंद हो जाएगी। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इंडियन वेवर्स और आर्टिशियन को टारगेट किया। उन पे एक्सेसिव टैक्स लगाए गए। कुछ जगह तो इंडियन वेवर्स के हाथों को तोड़ने या उनकी उंगलियां काटने तक की कहानियां मिलती है ताकि वह कभी कॉटन वेव ना कर सके। ब्रिटिश ने इंडियन फिनिश्ड कॉटन एक्सपोर्ट को बंद कर दिया और सिर्फ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करने पर मजबूर किया। सोचो, जो देश खुद कपड़े बनाता था उसे अपने कपड़े बनाने का हक छीन लिया गया। इंडियन रॉ कॉटन का सस्ता दाम पर इंग्लैंड पर भेजा जाता। वहाँ मिल्स में मशीन से बड़ी मात्रा में चिप कॉटन क्लॉथ बनाए जाते। फिर वही कपड़े वापस इंडिया में महंगा दामों पर बेचा जाता। इससे इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। हजारों वेवर्स बेरोजगार हो गए। गांव के गांव बर्बाद हो गए। फार्मर्स को सिर्फ कॉटन उगाने पर मजबूर किया गया, चाहे उनके ज़मीन फूड क्रॉप्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हो। इस मोनोकल्चर फार्मिंग की वजह से फूड शॉर्टेज और फेमाइन्स बढ़ गए। कॉटन एक्सपोर्ट के साथ साथ ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी का खून चूस लिया। लेकिन कब तक ये चलता? कभी ना कभी इसे बदलना ही था, क्योंकि कहा जाता है कपास के धागों में था कभी अंग्रेज का सितम। रोई थी धरती, रोए थे अपने करम, पर गांधी के चरखे ने बदला वह दौर। आज कॉटन है गर्व और भारत का शौर। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में जब महात्मा गांधी ने फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किया, उन्होंने कॉटन को एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बताया। गांधी जी ने चरखा उठाया और खादी कॉटन क्लॉथ बनाने के संदेश दिया। जब हम अपना कॉटन खुद स्पिन करेंगे, खुद कपड़ा बनाएंगे, तभी हम ब्रिटिश की मिल्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे। स्वदेशी मूवमेंट ने कॉटन को एक नई पहचान दी। अब कॉटन सिर्फ एक फाइबर नहीं था बल्कि इंडिपेंडेंस का वेपन बन गया। 1947 के बाद भारत ने अपनी खुद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप करनी शुरू की। कॉटन के नए रिसर्च सेंटर्स बने, नए सीड्स डेवलप हुए और फार्मर को मॉडर्न टेक्निक्स मिली। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना कॉटन के बड़े प्रोड्यूसर बन गए।
1960s से 70s के दौरान इंडियन कॉटन और खादी इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हुआ। अब खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं रहा बल्कि एक आइडेंटिटी बन गया था। आज भी इंडिया दुनिया के सबसे बड़े कॉटन प्रोड्यूसर में से एक है और मेड इन इंडिया कॉटन को प्रीमियम क्वालिटी माना जाता है। आज कॉटन का यूज सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं बल्कि मेडिकल, कॉस्मेटिक्स, होम फर्निशिंग और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भी हो रहा है। इंडिया की टेक्सटाइल्स और कॉटन इंडस्ट्री अब करोड़ की एम्प्लॉयमेंट देती है और देश की इकोनॉमी को एक स्ट्रॉन्ग पिलर देता है। फिर ऐसा क्या हुआ? 19 अगस्त 2025 को सरकार ने रॉ कॉटन पर लगा 11% इंपोर्ट ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस हटा दिया, जो 30 दिसंबर 2025 तक के लिए लागू रहेगा, लेकिन उसे एक्सटेंड करके अब दिसंबर तक सीमित कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे डेथ वारंट यानी किसानों के लिए मौत का वारंट बताया। उनका कहना है कि इस मूव से इंपोर्टेड कॉटन मार्केट में आएगा और इसकी डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि वह सस्ता होगा, जिससे डोमेस्टिक कॉटन के दाम गिर जाएंगे। यह दाम गिरना किसानों के लिए और भी ज़्यादा इंडेटनेस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और मेंटल प्रेशर का कारण बन सकता है, स्पेशली वो रीजन जहां फार्मर सुसाइड्स ऑलरेडी प्रॉब्लम है। सरकार ने 2025 खरीफ सीजन के लिए कॉटन के एमएसपी ₹7,710 पर क्विंटल अनाउंस किया, लेकिन फार्मर ने एमएसपी में कंप्रेहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट के मुताबिक 10,075 क्विंटल के आइडियल लेवल से 2,365 कम बताया। संयुक्त किसान मोर्चा इस गैप को सिस्टमैटिक नेगलेक्ट कह रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि यह गैप पूरा किया जाए। इंडिया में कॉटन कल्टीवेशन एरिया लगभग 120.55 लाख हेक्टेयर्स है, जो दुनिया के 36% टोटल कॉटन एरिया का हिस्सा है। 67% एरिया रेनफेड है, जो क्लाइमेट और मार्केट शॉक से बहुत ससेप्टेबल है। कॉटन ग्रोइंग रीजन में पॉवर्टी और फार्मर सुसाइड के हाई लेवल होते आए हैं और यह डिसीजन इन प्रॉब्लम्स को और एग्रेवेटेड कर सकता है। सरकार कहते हैं ये ड्यूटी रिमूवल पब्लिक इंटरेस्ट में है। उनका मकसद है कि यूएस के 50% टैरिफ के चलते कॉटन एक्सपोर्ट पर पड़ने वाले प्रेशर को ईज किया जाए, लेकिन फार्मर्स आर्ग्यू करते हैं कि यह बिट्रेयल है, क्योंकि जब किसान सबसे वल्नरेबल हैं तब यह स्टेप उनकी लाइवलीहुड को और ज़्यादा हिला देगा। क्या ड्यूटी रिमूवल टेम्परेरी है या परमानेंट बनेगी? क्या सरकार फार्मर्स के लिए पैरेलल सपोर्ट अनाउंस करेगी? क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा किसान तक पहुंच पाएगा? यहाँ सरकार इंडस्ट्रीज़ बचाने की कोशिश कर रही है, किसान अपने लाइवलीहुड की सुरक्षा चाहते हैं। बाकी बचे स्टेक होल्डर्स अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग सोच रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह फैसला सही है या गलत? क्या सरकार ने सही कदम उठाया या किसानों का डर बिल्कुल जायज़ है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेशन और कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और आपकी एक सब्सक्रिप्शन मुझे प्रेरित करती है और कई सारी वीडियो बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, हर हर महादेव।